हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वर क्या होता है बेसिकली, और सर्वर का यूज़ क्या है, पोर्ट्स क्या होते हैं और पोर्ट्स का मतलब यूज़ क्या है, हम पोर्ट बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, एंड एचटीटीपी मॉड्यूल के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वर क्या होता है, ठीक है ना। तो सर्वर बेसिकली एक मशीन होती है जिसको हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं और हम रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट हमें उस हिसाब से डेटा को वो प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्स कर देता है, उसी को सर्वर कहते हैं बेसिकली। जैसे लाइक दो सिस्टम है हमारे पास सपोज, ठीक है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। इसको सपोज मान लो हम सर्वर कर लेते हैं, सर्वर, और इसे हम मान लो क्लाइंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कुछ इसे रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर कुछ इसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब इसमें सर्वर का जस्ट इतना ही रोल होता है। तो मेन बेसिकली इसका ये होता है कि लाइक हम इसे ना कभी भी मतलब नॉर्मल आईपी पे वो नहीं करते हैं, असाइन नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल अगर आईपी आपने असाइन किया ना, जैसे ही इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गए और फिर रिकनेक्ट हो गए तो हो सकता है आपकी आईपी किसी और सिस्टम को असाइन हो जाए और इसकी आईपी चेंज हो जाए। तो इसलिए जो सर्वर होता है ना, उस मशीन को हम हमेशा स्टैटिक आईपी असाइन करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। तो ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं REQ, इसने किया रिक्वेस्ट, ये हमारा RES, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये जैसे अब क्या होता है कि इसको एक आईपी असाइन कर देते हैं स्टैटिक, तो वो हमारा वो ना मतलब हमेशा के लिए वो एड्रेस फिक्स एड्रेस कर देते हैं। देखो, अगर हमारा फिक्स एड्रेस नहीं रहेगा, अगर हमने किसी डोमेन से उसे बाइंड कर दिया तो वो बार बार चेंज होता रहेगा और हमें बार बार डोमेन की आईपी चेंज करनी पड़ेगी, तो वो एक सही प्रोसेस नहीं होता। इसलिए हम ना जो सर्वर की आईपी होती है उसे स्टैटिक रख देते हैं। तो जस्ट हमारा जो सर्वर का मेन रोल यही होता है कि जैसे ही मतलब यहाँ से कुछ क्लाइंट मतलब रिक्वेस्ट करें तो उसको प्रोसेस करे, वो जाने के क्लाइंट होते हैं मतलब ओरिजिनल क्लाइंट है या नहीं है, फिर मतलब ऑथेंटिकेशन करे और देन उसके हिसाब से उसके डेटा को प्रोसेस करें और फाइनली उसे एक रिस्पॉन्स सेंड कर दें, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्वर। अब हम बात करते हैं पोर्ट। बेसिकली पोर्ट क्या है, तो पोर्ट एक्चुअली में क्या होता है ना कि हमारा सर्वर के पास ना एक ही आईपी होती है, ठीक है, और हमारे जो सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है कि मल्टीपल्स बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम इंटरनेट से कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमारे पास तो आईपी एक ही है, तो अब एक आईपी से हम कैसे जान पाएंगे कि भाई ये किसका रिक्वेस्ट है, कौन से मतलब प्रोग्राम को हमें देनी है ये रिक्वेस्ट। तो एंड जैसे अब मान लो 10 सपोज करते हैं हमारे पास 10 प्रोग्राम रन हो रहे हैं और 10 की आईपी तो हमारी एक ही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये किसके लिए रिक्वेस्ट आई है, हम किस कौन से प्रोग्राम को ये रिक्वेस्ट देंगे। तो इसके लिए ना फिर इसके लिए ही आया था हमारा पोर्ट वाला रोल। तो पोर्ट का क्या रोल होता है, वो अलग अलग सबको अलग अलग पोर्ट असाइन कर देता है, ठीक है, कि ठीक है एक मान लो सॉफ्टवेयर 1 के लिए दे दिया हमने पोर्ट 2, सॉफ्टवेयर 3 के लिए दे दिया 3, सॉफ्टवेयर 4 के लिए दे दिया 4। तो अब क्या होगा ना कि जैसे मान लो किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, अब किसी सपोज मान लो हमने दे दिया है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, अब क्लाइंट जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा ना एक्चुअली में, तो क्या होगा कि जब जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा तो वो ना उस पोर्ट को असाइन करके रिक्वेस्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा ना कल का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें 3000 हमने पोर्ट को उससे बाइंड किया था उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम से। तो क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट 3000 रिक्वेस्ट करेगा ना, तो सिस्टम पहले देखेगा अच्छा
ये पोर्ट नंबर 3000 है, ठीक है। तो ये 3000 हमारा कौन सा प्रोग्राम इस पर रन हो रहा है, तो उसको फाइंड करके एंड देन उसको वो रिक्वेस्ट असाइन मतलब सेंड कर देगा। तो वो अब उसको क्या करेगा, वो प्रोग्राम उसको मतलब प्रोसेस करेगा और देन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। ये हमारा रोल होता है पोर्ट का, ठीक है। एक ही आईपी पे मल्टीपल्स अगर हमें मतलब मल्टीपल्स डिप्लॉयमेंट करनी है, मल्टीपल वेबसाइट चलानी है, तो हम ये यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही जो डोमेन होता है ना, डोमेन पे भी हम ऐसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक वेब सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वेब सर्वर में हम अलग अलग वो डाल देते हैं, बेसिकली अलग अलग एड्रेसेस डाल देते हैं और उस एड्रेस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इस एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। अब इस एड्रेस से अगर रिक्वेस्ट आई है तो हमें कौन से वाले पोर्ट को देना है, कौन से वाले फोल्डर को अटैच करना है, तो हम उस फोल्डर को अटैच करते हैं तो वहाँ से वो वाली वेबसाइट उठ के रन होने लग जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपाची सर्वर में या IIS सर्वर में, बेसिकली अपाची जो यूज होता है PHP के लिए यूज होता है और IIS .NET के लिए यूज होता है। जब भी हम .NET का प्रोग्राम करते हैं तो उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए IIS सर्वर का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है कि ऐसे जैसे हम यहाँ से हिट किए वेबसाइट को तो देखेगा, ठीक है, www.google.com है, ठीक है। इसको हमने इस वाले से बाइंड कर रखा है तो उस फोल्डर से index.html को सेंड करेगा, देन पूरा वेबसाइट हमारी रेंडर हो जाती है। सेम ऐसे ही हमारा पोर्ट का भी रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं HTTP मॉड्यूल की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं HTTP मॉड्यूल होता क्या है। HTTP मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है ना कि रिक्वेस्ट जब क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करता है ना, तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक वो कौन सा विंडो यूज़ कर रहा है, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, कौन से IP उसको असाइन है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कौन से URL से हिट कर रहा है, उसका मतलब पाथ क्या है, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है, ठीक है ना, जिसको वो गेट करके लेके आता है, वो रिक्वेस्ट जो होता है ना उसमें लेके आता है। तो उससे हम आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ठीक है हमारा यूज़र का मतलब ये है, उसका पोर्ट ये है और उसने ये वाला पाथ रिक्वेस्ट किया है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम करके, तो वहाँ से हम देखेंगे अच्छा ठीक है ये ऐसे ऐसे इसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, इसके हिसाब से हम उसका रिस्पॉन्स हम सेंड कर देते हैं कि ठीक है भाई आपने ये रिक्वेस्ट किया था, आपको रिस्पॉन्स आपको मान लो अगर आपने यूज़र का पाथ में यूज़र डाला है, ठीक है, हम यूज़र का आपको रिस्पॉन्स देंगे। उसने कहा नहीं नहीं मुझे आउटलेट चाहिए, ठीक है, हम आउटलेट वहाँ से गेट करके आपको रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। तो ऐसे सर्वर अंडरस्टैंड करता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं इस पर लाइव पे और उसको हम देखते हैं कि कैसे मतलब रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है। इसको करते हैं क्लियर। होते हैं इस पे जिसे हमने कल बनाया था यहाँ पे res.write hello world। तो हम क्या कर रहे थे कि जैसे ही इसे हिट कर रहे थे ना, तो हमें क्या मिला था, हेलो वर्ल्ड मिल जा रहा था, ठीक है। अब एक बार एक चीज़ और मैं बताऊंगा आप लोग ना, यहाँ पे आप अगर हमारी पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना। यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नोडमोन अगर हम इंस्टॉल कर लेंगे ना तो हमें बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अगर हमने कुछ भी चेंज किया ना, तो हम अगर रीस्टार्ट करना भूल गए, अगर हम मान लो रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा सही रिस्पॉन्स आएगा नहीं एक्चुअली में। क्योंकि एक्चुअली में जो होता है ना, जैसे हम नोड को रन करते हैं ना, तो एक बार में पूरा जो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको उठा के और रैम में फिक्स कर लेता है, ठीक है, और अपने हिसाब से वो रन करता रहता है। सपोज अगर हमने ना रन करा दिया, एक बार रन करा दिया नोड को और अपना सारा कोड डिलीट कर दिया, तो भी वो रन होता रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रन अपना चलता रहेगा। जैसे ही आप सर्वर को रीस्टार्ट करोगे या मशीन को रीस्टार्ट करोगे ना, तब उसे पता चलेगा यार इस सारा कोड तो डिलीट हो चुका है, तब वो बताएगा कि नहीं कोड नहीं है, मैं नहीं, मतलब एरर थ्रो करेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए ना हमें बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बार बार अगर रीस्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो मतलब हमारा कोड रन नहीं होगा, जो लेटेस्ट वाला कोड है, जो पुराना ही कोड रन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे लाइक npm, मैं आपको कमांड बता देता हूँ, i nodemon -g, ठीक है ना, npm i nodemon -g कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे ही इसे हिट मारोगे, ये ग्लोबली आपको मैंने बताया था -g फ्लैग लगा दोगे तो वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा।
मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि मतलब ग्लोबली और लोकली क्यों इंस्टॉल करते हैं, ग्लोबली का क्या रोल है, और लोकली अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका क्या रोल है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप लोग इसे यूज कर सकते हैं कि मतलब बेसिकली इसमें मेन रोल यही होता है कि अगर हम लोकली इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो बस ये इस प्रोग्राम के लिए होता है, इस मतलब पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए होता है, और अगर हम ग्लोबली करते हैं तो सब में वर्क करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे इसे सर्वर पे लेके जाओगे ना, तो हमने लोकली इसमें फिक्स करना ही रखा है, तो वहाँ पे शो नहीं करेगा। हमारे सिस्टम में तो चलेगा बट सर्वर पे नहीं चलेगा। इसलिए जो हमें लोकली की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली डेवलपमेंट टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोकली इंस्टॉल करते हैं, और जो हमें ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं, और जो हमें बस मतलब सॉफ्टवेयर की जो डिपेंडेंसी है, मीन्स जो हमारे प्रोग्राम की डिपेंडेंसी है, उसे हम लोकली इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जस्ट अगर हम इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे नोड मोन जैसे, अच्छा ओके। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने जो सेट किया है ना वो CMD में सेट किया हुआ है। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और परेशान हो जाते हैं, कह रहे यार हमने तो नोड मोन इंस्टॉल किया था बट इसमें तो आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए ना एक बार आप ध्यान देना यहाँ पे कि CMD का पोर्टल आ रहा है या PS। अगर PS लिखा हुआ आ रहा है ना, दैट मीन्स ये पावर सेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, हमारा CMD नहीं चल रहा है। तो इसको ना यहाँ पे जाके आप चेंज कर लेना, यहाँ पे जाके इसे कमांड प्रॉम्प्ट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे नोड मोन तो ये अपने आप ही रन कर जाएगा। अब यहाँ पे भी ये भी देख लो, यहाँ पे index.js लिख के आया है। अब index.js क्यों लिख के आया है ये भी मैंने बताया था कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट index.js को कैसे उठा लिया। इसने कैसे जाना कि मैंने सर्वर का जो कोड लिखा हुआ index.js में है। इसको भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बट आप लोग पिछली वीडियो को देखना, उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या है ना, जो हम मेन में सेट करते हैं ना उसी को ये उठाता है, उसी फाइल को ये उठा लेता है, ठीक है ना। तो हमने मेन में लिख रखा है index.js, ये चला गया index.js को रन कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग यूज करते हैं npm run start, npm run build एंड ऑल, तो उसके लिए ना जो हमारा कोड होता है वो यहाँ पे हम जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे ना तो उसके हिसाब से वो चलने लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने टेस्ट का बना रखा है, चलो इसको हम इग्नोर मारते हैं, हम एक अपना बनाते हैं। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि npm स्टार्ट लिखें और वो नोड मोन अपने आप ही स्टार्ट हो जाए। जैसे हमने नोड मोन लिखा तो वो रन हो गया, तो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लो कि start स्टार्ट, और जो भी हमारा कमांड है वो कमांड हम लिख देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नोड मोन, क्योंकि यहाँ पे हमारा index.js ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कोई अगर फाइल होती है यहाँ पे सीधा लिख दो नोड मोन index.js, ठीक है ना। जो भी कमांड है हम यहाँ पे कमांड चलाएँगे। अब देखो यहाँ पे ना हमारा दोनों काम होना चालू हो जाएगा। यहाँ तो सपोज हमने नोड मोन चलाया था, अब यहाँ पे जस्ट हम npm स्टार्ट लिखेंगे एंड देन एंटर ऐड करेंगे। अभी देखो नोड मोन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग अपना भी स्क्रिप्ट बना के डाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें जैसा स्क्रिप्ट चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना कमांड डालेंगे एंड देन वो रन कर देगा, ठीक है। अब एक चीज़ का और मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था ना इसमें हम लोग दो चीज़ें मिस कर दी थी। जैसे मान लो कि यहाँ पे जिसे हमने लिसन किया, यहाँ पे पोर्ट भी डाल सकते हैं और पर्टिकुलर वो भी डाल सकते हैं, IP भी डाल सकते हैं, या फिर जिस डोमेन पे हम हिट करना चाहते हैं उसे डाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम लोग लोकल होस्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट भी डाल सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लोकल होस्ट क्या है, ये क्या पंगा है। तो मैं आपको बता दूं, लोकल होस्ट जो होता है ना एक्चुअली में जो हमारा लोकल सिस्टम का जो IP होता है ना उससे बाइंड होता है, ठीक है। और जो हमारा लोकल सिस्टम का IP होता है ना वो ऑलवेज 127.0.0.1 बाई डिफ़ॉल्ट होता है। आप चेंज भी कर सकते हो बट बाई डिफ़ॉल्ट यही होता है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट 127.0.0.1। अब अगर आप चाहो कि 127.0.0.2 पे लोकल होस्ट ही, तो आप अपने हिसाब से डोमेन का नेम चेंज कर सकते हो। डोमेन का नेम जो बाइंड होता है ना उसे जाके इंटरनल फाइल में जाके अगर आप चेंज करना चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है।
ये जस्ट हमारा क्या होता है कि जैसे ही हम लोकल होस्ट डालते हैं ना, कोई सा भी हम डोमेन हिट करते हैं, सबसे पहले वो लोकली चेक करता है कि ये डोमेन हमारे पास अवेलेबल तो नहीं है ना। अगर अवेलेबल है तो वो खुद उसी पे हिट करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये जाएगा बाहर। ठीक है, ये रूल होता है। तो जो हमारा लोकल होस्ट होता है ना, लोकल होस्ट नथिंग बट जस्ट लोकल आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब तो यहाँ पे हम पोर्ट डाल दिए, यहाँ से हम सारा पैरामीटर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रहा है, क्या दे रखा है, पोर्ट इसमें डाल सकते हैं, होस्ट नेम मीन्स लाइक आपका जो भी आईपी एड्रेस हो या जो भी मतलब डोमेन हो उसको डाल सकते हैं। एंड देन इसका एक कॉल बैक देता है कि सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, वो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, सो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट यहाँ पे लिख दिया है दिस। अब हमें ये नहीं पता है कि हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। सो यहाँ पे हम एक कॉल बैक पास कर देंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम कॉल बैक पास करेंगे, ठीक है, लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, क्योंकि हमने 3000 पे दे रखा है। ठीक है ना, अब जैसे ही हम हिट करें, देखो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है हाँ ठीक है, सर्वर हमारा 3000 पोर्ट पे रन हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो भी लेटेस्ट होगा वो हमें लेटेस्ट वाला मिल जाएगा, हेलो वर्ड भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम समझते हैं जो HTTP मॉड्यूल का जो हमारा रिक्वेस्ट मैंने बताया था ना, रिक्वेस्ट 2 पैरामीटर हमेशा ये लेता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब रिक्वेस्ट में जो भी हमारा जो यूज़र का डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कंसोल करके, console.log req। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे हिट करूँगा तो जो भी यूज़र का मतलब रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मतलब वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम अभी बेसिक वेरिएबल ही जानेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है। वैसे तो सबका ही यूज़ है, बट हमें अभी जो बेसिक्स यूज़ होते हैं ना उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर सब पढ़ने बैठ गए तो यही पढ़ते रह जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम बेसिक्स जो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो ये है, लाइक यूज़र ने कौन से होस्ट से हिट किया, तो ये हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है लोकल होस्ट 3000 से हिट किया है। ठीक है, उसका कनेक्शन टाइप क्या है, कैश कंट्रोल क्या है, जो भी मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं, एक्सेप्ट टाइप क्या है उसकी। ठीक है, उसके हेडर फाइल्स में क्या क्या है, लाइक कौन सा वो ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, कौन सा वो मतलब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, विंडो है, लाइनक्स है, मैक है। ठीक है, और यहाँ से देखो ये पता चलता है वो कौन सा यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा मेन रोल होता है, मेन रोल जो हमारा होता है ना वो यहाँ से मिलता है। देखो उसने UI जो बेस मतलब पाथ है, पाथ उसने क्या एंटर किया है और उसने मेथड क्या एंटर किया है, ये हमारा मेन होता है। इसी से हम पता करते हैं कि अच्छा यूज़र ने गेट रिक्वेस्ट किया है, यूज़र ने पोस्ट रिक्वेस्ट किया है, यूज़र पुट रिक्वेस्ट किया है, यूज़र बैच रिक्वेस्ट किया है या यूज़र डिलीट रिक्वेस्ट किया है। ठीक है ना, और ऐसे लाइब्रेरी भी जो बनी होती है, जो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स भी बने होते हैं वो भी ऐसे ही बने होते हैं, मतलब बेसिकली अंदर उसकी कोडिंग यही चल रही होती है। ठीक है, थोड़ा सा वो लोग ऑप्टिमाइज वे में लिखे होते हैं और इजी वे में होता है, ताकि जो भी लोग हैं डेवलपर हैं वो इजी टू यूज़ मतलब ईजिली यूज़ कर सके। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कोई अभी फ़िलहाल कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट हम कोर पे काम कर रहे हैं, और कोर पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम जानेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, और कौन से किस पाथ से उसने हिट किया और उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसोल करते हैं कि कौन से किससे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और क्या उसका मतलब टाइप है, क्या उसका पाथ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंसोल करते हैं, console.log
रिक्वेस्ट डॉट URL, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट URL होगा मेथड। दो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से हिट कर पाएँ, ठीक है। हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और हम हिट करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमें दिख गया। ओके, यूज़र जो है वो स्लैश यूज़र उसका पाथ है और जो मेथड है वो गेट है, ठीक है। गेट मेथड उसने हिट किया था। और ये क्या है ना, अभी देखो, अभी हम कुछ भी हिट करेंगे, गेट करेंगे, पोस्ट करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो यही आएगा, सेम ही आएगा। उसे नहीं मालूम है कि क्या मतलब आ रहा है, क्या हमें रिस्पॉन्स करना है, कुछ भी नहीं। जस्ट हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है भाई, कुछ भी रिक्वेस्ट है हम रिस्पॉन्स करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ ना हम पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ रियल में कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो यहाँ पे ओपन कर लोकल होस्ट 3000 एंड यूज़र, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, फिर भी आएगा हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसको नहीं मतलब है कि आप कौन सा मेथड है, कौन सा पाथ है, क्या है, उसको नहीं लेना देना, ठीक है। अब इसको स्पेसिफाई करने के लिए कि जैसे मान लो कि हमारे पास यूज़र है तो हम यूज़र का डेटा दें, हमारे पास काउंटर है तो काउंटर का डेटा दें, हमारे पास मतलब जिस जो भी आए उसके हिसाब से हम डेटा उनको दें। डिलीट का अगर रिक्वेस्ट है तो हम डिलीट करें। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस लगाएंगे। तो अभी हम इफ एल्स से काम चला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल टू यूज़र, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, पोस्ट नहीं, सॉरी, गेट, ये कैप्स में होता है, ठीक है। अगर ये आए तो हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स हाय, you are get user, ठीक है। और अदर में जो आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं हिट करूँगा, ठीक है, तो अभी जो आया पोस्ट मेथड है तो यहाँ पे इसलिए आ गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे जैसे ही गेट मेथड करूँगा, गेट, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया है कि गेट मेथड है और यूज़र पाथ में जो हमारा है यूज़र है, तो हमें आना चाहिए क्या, हाय यू आर अ गेट यूज़र, ठीक है। ऐसे हम स्पेसिफाई करते हैं। अब ऐसे ही जैसे मान लो हमें कुछ भी कोई भी फंक्शन कॉल कराना है तो इसमें हम उस फंक्शन को पास कर देंगे, वो फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा एंड देन हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, दैट्स इट, ये हमारा हो जाएगा। अब जैसे पोस्ट मेथड है, अब इसमें हमें क्या है, अब इसमें हमने तो अभी बस दो ही रिक्वेस्ट को किया। अब जैसे मान लो कि हमें टोकन चाहिए तो हेडर में से हम टोकन निकालेंगे। अगर हमें बॉडी चाहिए तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखेंगे तो बॉडी का डेटा आ जाएगा। लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, मेथड गेट कर लिया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट
ओके, अब इसके लिए बॉडी का डेटा के लिए बॉडी पार्सर वगैरह सब यूज़ करने पड़ेंगे, बट मैं आपको उसमें कंसोल में दिखा देता हूँ, रिक्वेस्ट के कंसोल में। यहाँ से हम गेट भी करेंगे एक बार। अभी हम यहाँ से कर देते हैं इसको पोस्ट। इसके बॉडी में कुछ डेटा डालते हैं लाइक रॉ एंड जेसन, ठीक है। इसमें डालूंगा नेम, मैं डाल दूंगा अनीश, ठीक है। एंड देन इसे सेंड करूंगा, तो हमें जो रिस्पॉन्स में मिलेगा रिक्वेस्ट वाले में जो हमारा मिलेगा, इसमें बॉडी डेटा कहाँ पे मिलेगा वो देखते हैं एक बार। एक बार ना इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ये स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार npm स्टार्ट चलाते हैं एंड देन फिर से हिट करते हैं इसको, देखते हैं क्या बॉडी का डेटा किस में आता है। यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं इसमें। एक्चुअली में बॉडी का डेटा के लिए हमें बॉडी पार्सर यूज़ करना पड़ेगा तभी मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि वो बॉडी का जो डेटा होता है ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। इनक्रिप्टेड नहीं, बेसिकली यूआरएल फॉर्मेट में आता है। सो हमें यहाँ से गेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अब जो हम नेक्स्ट में देखेंगे वहाँ पे मैं बताऊँगा कि बॉडी से डेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।